तो स्वागत है आप सबका पीवी क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वैसे भी पेपर नज़दीक आ रहा है। 4th ग्रेड में 1 महीना बचा है और अपना मेन फ़ोकस तो मास्टर का है 3rd ग्रेड का, जो कि 2-3 महीने ही बचे हैं, उसमें 3-4 महीने ही बचे हैं। वो कब निकल जाएँगे पता भी नहीं पड़ेगा। और हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे थे, पीआरआईस। पहले पार्ट में हमने समितियाँ पढ़ी, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जेवीके राव समिति तथा एलन सिल्वी समिति तथा राज्य में बनने वाली समितियाँ भी पढ़ी थी। उसके बाद हमने उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ रहे थे और उस अनुच्छेद से लेके हम 243 आई से पहले तक के सारे अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 243 आई। ये मैंने स्पेशल इसलिए रखा क्योंकि राजस्थान वित्त आयोग यहाँ से चालू होता है। इसमें हम हल्का-फुल्का राजस्थान वित्त आयोग पढ़ते हैं, जो कि वो पूछता है। ठीक है? और मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में पूरा पंचायती राज व्यवस्था खत्म कर दूँ। ठीक है? तो अपन चलते हैं आगे 243 आई। इसमें राजस्थान वित्त आयोग के गठन का क्या है? प्रावधान है। राजस्थान वित्त आयोग के गठन का प्रावधान इसमें थोड़ा कुछ होने लग गया वापस। के गठन का क्या है? प्रावधान के गठन का प्रावधान है। इसमें क्या है कि जो गठन है वो कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। गठन का मतलब क्या होता है? मतलब कि जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। राज्यपाल अपने मन से कर देगा? नहीं। राजमंत्रीपरिषद में सिफारिश करेगा और उसकी नियुक्ति कर देता है राज्यपाल। तथा संरचना मतलब कितने सदस्य होंगे, यह कौन डिसाइड करता है? तो ये वहाँ की राज्य विधानमंडल घोषित करती है। राज्य विधानमंडल में कौन-कौन सी चीजें आती है? विधानसभा आती है और विधान परिषद आती है। हमारे राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, तो हमारे विधानसभा का मतलब ही क्या है? विधान मंडल। ठीक है? तो राजस्थान में इसकी जो संरचना है वो कितनी कर रखी है? 1+4 कितनी कर रखी है? 1+4 कर रखी है। ठीक है? ये कितने कार्यकाल के लिए गठित किया जाता है? तो 5 साल के लिए गठित किया जाता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। संरचना कितनी है? 1 और 4। ठीक है? किस आर्टिकल में उल्लेख है? सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 243 आई। किसमें? 243 आई में उल्लेख है। गठन कौन करता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। संरचना कौन? राज्य विधानमंडल द्वारा इसकी संरचना का निर्धारण किया जाता है। तथा राजस्थान में इसकी संरचना क्या है? 1+4 तथा प्रति कितने वर्षों के लिए गठित होता है ये? तो 5 वर्षों के लिए होता है। कैसा आयोग है? सलाहकारी आयोग है। मतलब सिर्फ सलाह प्रदान करता है कि ये कार्य करने चाहिए। सलाह जैसे कि स्थानीय निकायों को कौन-कौन से कर दे दिए जाने चाहिए, क्या कर लगाना चाहिए, कितने पैसे दिए जाने चाहिए, ये सारी चीज़ों का सिफ़ारिश करता है सिर्फ़ राज्य सरकार को। फिर राज्य सरकार को कितना करना है वो उनकी स्वविवेक की शक्तियाँ होती हैं। तो हम राजस्थान राज्य वित्त आयोग के कार्य पढ़ेंगे। ठीक है? पहला कार्य क्या है? राज्य सरकार द्वारा करों की राजस्व स्थानांतरण की सिफ़ारिश करता है। अभी मैंने बोला कि कितने-कितने पैसे स्थानीय निकायों को देने हैं, वो सब राज्य वित्त आयोग सिफारिश करता है कि इतने-इतने पैसे दे दिए जाने चाहिए। किसमें से पैसे देते हैं ये? तो राज्य की संपत्ति नहीं होती है, संचित निधि। किसमें से? राज्य की जो संचित निधि होती है जिसमें पैसे होते हैं, उस निधि से कितने कर स्थानांतरण करने चाहिए, ये कौन सिफारिश करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को ऋण तथा अनुदान संबंधी। ऋण मतलब पैसे उधार पे दे दिए, अनुदान मतलब दे दिए जा, अब कोई देने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से। तो स्थानीय निकायों को कितने ऋण दिए जाना चाहिए, क्या अनुदान दिया जाना चाहिए, इसकी भी क्या करता है वो? सिफ़ारिश करता है। राज्य सरकार स्थानीय विभिन्न करों संबंधी जैसे पथकर हो गए, मेला कर हो गए, इन सब की अनुशंसा करता है, ठीक है? क्या विभिन्न कर संबंधी क्या करता है? अनुशंसा करता है। तथा राज्यपाल द्वारा जो भी अतिरिक्त कार्य सौंप दिया जाएगा, वो भी इसको करना पड़ेगा। 4 कार्य करता है, राजस्व स्थानांतरण संबंधी करों के सिफारिश करता है, कोई निकायों को जो ऋण देने हैं, अनुदान देने हैं, उन संबंधी सिफारिश करता है तथा विभिन्न कर संबंधी अनुशंसा भी करता है तथा राज्यपाल जो भी अतिरिक्त कार्य दे देगा, वो राज्य वित्त आयोग को करना पड़ेगा। तो इसमें अब तक कौन-कौन सदस्य रहे हैं? पहले जो थे, वो थे कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल। कौन थे? के गोयल। देखो कभी-कभी तुम्हारे उसमें नाम आ जाए ना, हम राजस्थान पॉलिटी में बहुत बार पढ़ते हैं के गोयल या पूरा नाम नहीं पढ़ते। तो वहाँ से ऐसे बना लिया करो के ऐसे वहाँ आ जाए, ठीक है? कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल पहले भी अध्यक्ष थे। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले ऐसा कौन सा वित्त आयोग का अध्यक्ष है जो कि पूर्व सीएम मुख्यमंत्री भी रहा है? तो कौन है? हीरालाल देवपुरा जी। कौन है? हीरालाल देवपुरा जी। और ये विधानसभा के कौन भी रहे हैं? अध्यक्ष भी रहे हैं।
कृष्ण कुमार गोयल पहले थे तथा हीरालाल देवपुरा जो पहले प्रधान वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं तथा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। माणिक चंद सुदाना, बीडी कल्ला जी, ज्योति किरण, एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन रही है? ज्योति किरण। तथा जो छठवे थे प्रद्युमन सिंह जो अभी तक थे, अब तो अरुण चतुर्वेदी जी आ गए हैं। ये वर्तमान नहीं है, अब ये वर्तमान नहीं है। ये कौन से हैं? छठवें नंबर के। कौन से? छठवें नंबर के हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो गया। इस समय सदस्य थे कौन है? दो लोग सदस्य हैं, एक तो लक्ष्मण, दूसरा अशोक लाहौटी। अशोक लाहौटी कौन कौन है? लक्ष्मण और अशोक लाहौटी। ठीक है, कौन कौन? देखो, अभी 7वें अध्यक्ष और आ चुके हैं, उनका नाम और लिख लो। अरुण चतुर्वेदी, अरुण चतुर्वेदी, तथा इसके साथ एक सदस्य की नियुक्ति और की गई थी। ये कर ये करंट का है, आप लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि वो करंट की चीजें भी सबसे ज्यादा ये आयोग भाइयों में इनमें जो करंट की चीजें ज्यादा पूछता है। एक सदस्य नियुक्त किए गए थे, वो कौन थे? नरेश ठकरलाल। ठीक है, छठवें आयोग के छठवें कौन से थे? प्रद्युमन सिंह थे। अभी कौन चुने गए हैं? जो अभी 6 दिन पहले, आज 15 अगस्त के दिन ये वीडियो बन रही है, और ये जो आज से 6 दिन पहले अरुण चतुर्वेदी को वित्त आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है तथा उसके साथ एक सदस्य को भी नियुक्त कर दिया गया था, नरेश खट्टकराल। इससे पहले दो सदस्य रहे हैं, लक्ष्मण और अशोक लाहौटी जी। ठीक है, लक्ष्मण जी और अशोक लाहौटी, लाहौटी जी। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब इतने में अपना वित्त आयोग हो जाता है, मतलब इतने से ही अपन को काम पड़ता है, इतने में अपना वित्त आयोग कंप्लीट होता है, और इतने में से क्वेश्चन आते हैं, इतना हमारा काम हो जाता है। ठीक है, 243 में इसका उल्लेख है। गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। संरचना कौन? राज्य विधानमंडल। कितने सदस्य होते हैं? 1+4 होते हैं। राजस्थान में 5 साल के लिए गठित होते हैं तथा यह एक सलाहकारी आयोग होता है। कार्य क्या है? वही पैसों से संबंधित, क्या स्थानीय निकाय को कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, उस संबंध में सिफारिश करता है तथा राज्यपाल जो अतिरिक्त कार्य दे दे वो करेगा। सदस्य कौन रहे? पहले सदस्य कौन थे? के गोयल जी थे। फिर हीरालाल देवपुरा जो कि पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं तथा विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। माणिक चंद सुराणा, बीडी कल्ला जी, जो ये बीडी कल्ला जी कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, ज्योति किरण एकमात्र महिला अध्यक्ष या प्रथम महिला अध्यक्ष कह लो। ठीक है, प्रद्युमन सिंह जो छठवे थे, अब तो उनका पद निष्कासन निष्कासन तो नहीं, मतलब रिटायरमेंट हो गया है अब तो उनका। और 7वें नंबर के कौन है? अरुण चतुर्वेदी जी। ठीक है, और अभी उनके साथ एक नरेश ठकराल सदस्य चुने गए थे। पहले कौन थे? लक्ष्मण जी और अशोक लाहौटी जी। ठीक है, आगे क्या पीआरआई में और आगे का अनुच्छेद पढ़ते हैं। 243 में लेखा परीक्षक के पद का उल्लेख है, जो कि राजस्थान विधान मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। विधानमंडल कह दो या विधानसभा कह दो राजस्थान में। ठीक है, अपन अशोक मेहता समिति पढ़ते हैं तो उन्होंने इस पद के सिफारिश दी थी कि ये पद होना चाहिए। जैसे कि मनरेगा में जिला लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, 243 में क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। हम फोर्थ ग्रेड का सिलेबस देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि किसी भी आयोग का उल्लेख नहीं है, जहां तक मैं देखता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि राज्य निर्वाचन पूछ सकता है, वो तो लोग कहते हैं क्यों पूछेगा, क्यों पूछेगा, सिलेबस में नहीं है। ऐसे पूछ लेगा, पीआरआई के थ्रू पूछ लेगा, क्योंकि पीआरआई के 243 के में क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, तो एक नजर उस पर डाल के जाना। ठीक है, 243 के में क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग के प्रावधान का गठन है। ये कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग है। 243 एल में क्या है? यह प्रावधान राज्यों के साथ साथ कहाँ पर? यूटी, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होंगे। केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पांडुचेरी हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सब क्या है? यूटी से। तो यह प्रावधान यूटी में भी लागू किए जाएंगे। मतलब वहां पे भी त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, वहां भी पंचायत समितियां होंगी, ग्राम पंचायत होगी, ग्राम सभा होगी, जिला परिषद होगी, ये सारी चीजें भी यूटी में भी होंगी। ठीक है, 243 के एम में यह प्रावधान है कि ये प्रावधान कहाँ कहाँ लागू नहीं होंगे, कहाँ कहाँ लागू नहीं होंगे।
ये है 243 के, वो सॉरी 243 एम में इसका प्रावधान है। ठीक है, ये प्रावधान कहाँ कहाँ लागू नहीं होंगे? नागालैंड में नहीं होंगे, मेघालय में नहीं होगा, मिजोरम में नहीं होंगे, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के इलाके में नहीं होंगे, तथा मणिपुर के पर्वतीय इलाकों में नहीं होंगे। कौन कौन सी चार जगह इन्हें पे नहीं होंगे? कौन कौन से? जो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला पर्वतीय क्षेत्र। आप इंडियन मैप खोलोगे तो आपको पता पड़ेगा यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ क्या है, नागालैंड, यहाँ क्या है, मणिपुर, यहाँ क्या है, मिजोरम, यहाँ पे क्या है, त्रिपुरा, यहाँ पर क्या है, मेघालय। ठीक है, और ये क्या है, पश्चिम बंगाल होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सिक्किम होता है। ठीक है, तो नागालैंड, मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र, मिजोरम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग वाले इलाके का पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक है, 243 एन में क्या है, जो भी अभी तक जो विधि एवं नियम चले आ रहे हैं वो यथावत रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन या उन्हें कोई भी निरस्त नहीं किया जाएगा। 243 ओ लास्ट पंचायती राज का जो अनुच्छेद है, उसमें क्या है, न्यायालय की अधिकारिता पर रोक लगाई गई है। मतलब जो भी इसमें संबंध है तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, उंगली नहीं करेगा, कोई भी हाथ नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने ये सारे अनुच्छेद पढ़ लिए। 243 में परिभाषा है, 243 ए में ग्राम सभा है, 243 बी में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, 243 सी में इनका गठन कैसे किया जाएगा, 243 डी में आरक्षण है, 243 ई में इनका कार्यकाल है, 243 एफ में इनकी योग्यताएं हैं, तथा 243 जी में इनके कार्य है, आई में वित्त है, मतलब कि ये पैसे का जुगाड़ कैसे हुआ, कैसे निकालना है वो है, फिर आई में वित्त आयोग है, जे में लेखा परीक्षक है, फिर के में राज्य निर्वाचन आयोग है, फिर उसके बाद के एल, फिर उसके बाद ये प्रावधान यूटी में भी लागू होंगे। फिर 243 एम में क्या है, ये प्रावधान कहाँ कहाँ लागू नहीं होंगे। 243 एन में क्या है, जो वर्तमान में विधि व संस्थाएं हैं वो जैसे की तैसे बनी ही रहेंगी। और 243 ओ में क्या है, न्यायालय की अधिकारिता पर रोक लगाई गई है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम पंचायती राज संस्थानों में जो अनिवार्य प्रावधान क्या है और ऐच्छिक प्रावधान क्या है। वो क्या करेगा, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा और उसमें 3 प्रावधान ऐसे बना देगा जो अनिवार्य है, 3 प्रावधान, 1 प्रावधान ऐसा बना देगा जो अनिवार्य नहीं है, या ऐसे बना देगा 3 अनिवार्य नहीं है, 1 अनिवार्य, तो उसमें छांटने को बोलेगा। ठीक है, ग्राम सभा का गठन करना ही करना, ये वो प्रावधान है जो कि अनिवार्य है, मतलब ये काम आपको करने ही पड़ेंगे। और ये कैसे हैं, ऐच्छिक है कि तुम्हारी मर्जी है कितना भी करो या ना करो। ठीक है, जैसे कि ओबीसी को आरक्षण संविधान मूल विधि में नहीं है, लेकिन हमने दे रखा है कितना, 27% दे रखा है। कब से दे रखा है, तो 2010 से दे रखा है। ग्राम सभा का गठन ये करना ही पड़ेगा, त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनानी ही पड़ेगी। अगर आपकी जनसंख्या 20 लाख से कम नहीं है तो त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनानी ही पड़ेगी। कार्यकाल 5 वर्ष, उपचुनाव 6 महीने के अंदर अंदर करवाने पड़ेंगे। पंचायती राज मतदान हेतु मतदान का अधिकार, जिला परिषद तथा पंचायत राजनीतिक प्रमुखों का चुनाव, प्रत्यक्ष निर्वाचन, समिति के प्रमुखों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। महिलाओं को 33% आरक्षण देना अनिवार्य प्रावधान है। राजस्थान में कितना मिलता है, 50% मिलता है। वो कैसा है, ऐच्छिक है, हमने बढ़ा दिया है, पर 33 तो हमको देना ही पड़ेगा। हम 32 नहीं दे सकते, 34 दे सकते हैं, 35 दे सकते हैं, 36 दे सकते हैं, जितना मन चाहे उतना दे सकते हैं, लेकिन 33 से कम नहीं दे सकते हैं। ST ST हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में आरक्षण रखना ही पड़ेगा, तथा राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, तथा राज्य वित्त आयोग को गठन करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐच्छिक प्रावधान की बात करें तो संविधान में निर्वाचन पद्धति मतलब किस पद्धति से रखना है,
ओबीसी का आरक्षण है, जैसे 27% है। पंचायती राज संस्थानों में एमपी व एमएलए की सहभागिता रखनी है या नहीं, वो उसके पदेन पदेन सदस्य होंगे या नहीं, मतलब उनकी बैठकों में भाग ले पाएंगे या नहीं, ये भी कैसे उनकी क्या है, ऐच्छिक प्रावधान है। तथा व्यावसायिक लेखा परीक्षक कैसे रखना है, वो भी राजनीति में खुद पढ़ लेना यार, क्या है 2-3 बार देखना, ये पूछ सकता है, मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट लगता है खूब ज्यादा। ठीक है, अब देखते हैं शपथ, मतलब कौन कौन किस किस को शपथ देता है। ठीक है, तीनों स्तर की व्यवस्था पर बात करते हैं। देखो, सरपंच होता है, मैंने बता दूं मैं, सरपंच होता है, उप सरपंच होता है, वार्ड पंच होता है, प्रधान होता है, उप प्रधान होता है, तथा वहाँ के सदस्य होते हैं। जिला प्रमुख होता है, उप जिला प्रमुख होता है, तथा वहाँ के सदस्य होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि वो शपथ कौन दिलाता है इनको, मतलब जीत के आएंगे तो शपथ लेंगे कि मैं ये आज से मैं अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, ऐसी कुछ शपथ लेंगे, तो वो कौन दिलवाता है इनको। ठीक है, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच को शपथ कौन दिलवाता है, वहां का पीठासीन अधिकारी, मतलब जो जिस बूथ पर वो खड़े हुए हैं, जैसे ही वहाँ रिजल्ट आएगा, वहां पर जो अधिकारी नियुक्त किया गया होगा, वो उन्हें क्या दिलवा देगा, शपथ दिलवा देगा। ठीक है, प्रधान हो गया, उप प्रधान हो गया तथा सदस्य इनको शपथ कौन दिलवाता है, तो इनको शपथ दिलवाता है एसडीओ, जिसे एसडीएम भी बोल देते हैं। एसडीओ दिलवाता है, मतलब वही एसडीएम या एसडीओ या उपखंड जिला कलेक्टर। ठीक है, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख तथा वहां के सदस्यों को चुनाव, वो शपथ कौन दिलवाता है, कलेक्टर दिलवाता है, डीएम। ठीक है, कौन कौन, सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच को शपथ कौन दिलवाता है, पीठासीन अधिकारी दिलवाता है। प्रधान, उप प्रधान तथा वहां के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है, तो एसडीओ दिलवाता है। तथा जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख तथा वहां के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है, तो कलेक्टर दिलवाता है। अब हम पढ़ेंगे इस्तीफा, कौन कौन इस्तीफा, इस्तीफा किस किस को देता है। ठीक है, ये दो व्यक्ति अपना इस्तीफा किसको देते हैं, सरपंच को देते हैं। किसको देते हैं, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना इस्तीफा किसको देते हैं, सरपंच को देते हैं। सरपंच अपना इस्तीफा किसको देता है, प्रधान को देता है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मैं इसे वापिस सही से बताता हूँ, इसमें गुछड़ पुछड़ हो रही है। ठीक है, अरे यार ब्लैक, ठीक है, कोई नहीं, ओहो सॉरी। इसे ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था तब मैं भी होता था, अभी अभी भी हो जाता हूँ मैं तो कभी कभी। फोन आ रहा है। ठीक है, ये अपन क्या बात, किसकी बात कर रहे हैं, इस्तीफे की बात कर रहे हैं, कि कौन अपना इस्तीफा किस किस को देता है, कि सरपंच किसको देता है, उप सरपंच किसको देता है, तथा वार्ड पंच किसको देता है, प्रधान उप प्रधान ये सब किसको देते हैं। तो ये तीन लोग तो देते हैं वीडियो को, खंड विकास अधिकारी। कौन, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको देते हैं
प्रधान और सदस्य किसको देते हैं? पंचायत समिति के जो सदस्य बनते हैं वो किसको देते हैं? प्रधान को देते हैं। ठीक है। उप जिला प्रमुख तथा सदस्य अपना इस्तीफा किसको देते हैं? जिला प्रमुख को देते हैं। प्रधान अपना इस्तीफा किसको देता है? जिला प्रमुख को देता है तथा जिला प्रमुख किसको देता है? संभागीय आयुक्त को देता है। ठीक है। इस्तीफा सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी को अपना इस्तीफा देते हैं। उप प्रधान तथा सदस्य अपना इस्तीफा किसको देते हैं? सदस्य किसके? पंचायत समिति के सदस्य किसको देते हैं? प्रधान को देते हैं। उप जिला प्रमुख तथा जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अपना इस्तीफा किसको देते हैं? जिला प्रमुख को देते हैं। तथा प्रधान भी अपना इस्तीफा किसको देता है? जिला प्रमुख को देता है। ये तो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रधान अपना इस्तीफा, मतलब पीवाईक्यू में, कि प्रधान अपना इस्तीफा किसको देता है? किसको देता है? जिला प्रमुख को देता है। और जिला प्रमुख अपना इस्तीफा किसको देता है? तो संभागीय आयुक्त को देता है। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। अब लगभग लगभग हमारा पार्ट पूरा हो चुका है। बस दो चीजें, एक पेशा कानून पढ़ेंगे हम तथा एक अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव पढ़ेंगे, मतलब इन लोगों को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव आता है वो पढ़ेंगे, तथा एक जिला विकास जो समिति बनती है, जिला आयोजना समिति, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट की चीज है, सो ये अपना हो जाएगा कंप्लीट। जिला आयोजना समिति। ठीक है। इसका उल्लेख किसमें? 243 जेड डी में इसका उल्लेख है। ये रंग दिख रहा है या नहीं? देखना, ये रंग दिख रहा है पीला वाला? नहीं दिख रहा? 243 JRD 74वें संशोधन, 74वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें जिला आयोजन समिति के गठन का प्रावधान था। किस अनुच्छेद में था? 243 JRD में उसके अनुच्छेद का प्रावधान था। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। और इसमें जो सदस्य होते हैं उसमें 4/5 सदस्य होते हैं। वो कहाँ से होते हैं? स्थानीय निकाय से होते हैं। ठीक है। जैसे जिला आयोजना समिति का कार्य क्या होता है? मतलब जो भी जिले में विकास कार्यक्रम होंगे जिन्हें एकीकृत रूप से क्रियान्वयन करवाना है, उसका काम क्या होता है? जिला आयोजना समिति का कार्य होता है, जिसका उल्लेख 243 JD में है तथा ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका प्रावधान लाया गया, तथा इसका अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। तथा इसकी संरचना क्या, सदस्य कौन होते हैं? तो मिनिमम 4/5 सदस्य स्थानीय निकायों से होते हैं। ठीक है। सदस्य 16, 4, 3 + 2। ठीक है। 4 16 कहाँ से होंगे? PRI से होंगे, पंचायती राज संस्था से होंगे। 4 कहाँ से होंगे? अर्बन लोकल बॉडीज, नगरीय निकायों से होंगे। 3 कौन होंगे? 3 होंगे पदेन सदस्य, और 2 राज्य सरकार द्वारा नामित। ठीक है। राज्य सरकार जिनको भी नियुक्त कर देगी वो 2 लोग होंगे। ठीक है। मैंने बोला था 4/5 सदस्य कहाँ से होंगे? स्थानीय निकायों से होंगे। टोटल सदस्य कितने हैं? 25 हैं, जिसके 25 का 4/5 कितना होता है? 20। 20 सदस्य, 16 और 4 20। अर्बन लोकल और पंचायती राज से हैं। 3 पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? सीईओ होता है, ACEO होता है, तथा कलेक्टर होता है। ठीक है। 3 3 लोग होते हैं, सीईओ होता है, ACEO होता है, तथा कलेक्टर होता है। ये हो गई अपनी जिला योजना समिति। जो पंचायती राज संस्थान के जो कानून बने थे, कब बने थे?
1996 में बना था। जो इसके पीआरआईस को चलाने के लिए जो एक्ट बना था, इसे लिख लेना, पीआरआईस कानूनों को चलाने के लिए एक्ट कब 1996 में बने थे, तथा उसका क्रियान्वयन 30 दिसंबर 1996, मतलब इस दिन से वो लागू हो गए। ठीक है, ये छोटे से फैक्ट है, इसको लिख देना। पीआरआईस के संबंधित में कानून जो अभी चल रही है उस हिसाब से 1996 में बने थे, तथा उनका क्रियान्वयन कब हुआ, 30 दिसंबर 1996 में हुआ। ठीक है, आप पढ़ेंगे पेशा कानून, फिर अपना पीआरआईस खत्म हो जाएगा। पेशा एक्ट, पहली बार ये 1996 में आता है। बोलता कौन है कि क्यों लाना चाहिए? ये दिलीप सिंह भूरिया समिति का गठन किया जाता है। कब किया जाता है? 1994 में किया जाता है। पेशा कानून एक्ट 1996 में आता है। इसके लिए जो अनुशंसा कौन करती है, तो दिलीप सिंह भूरिया समिति 1994 में जो गठित हुई थी वो करती है। तथा ये लाया क्यों गया था? जो पंचायती राज संस्था है उनको अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पाने के लिए, मतलब उसका विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक हो, इसलिए ये पेशा एक्ट लाया गया था। राजस्थान में एक किस किस जिलों में अ, लागू होता है? ठीक है, 3 जिले तो ऐसे हैं जहां पर ये पूर्ण रूप से लागू होता है। वो 3 जिले कौन से हैं? बागड़ वाले। कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तथा 5 जिले ऐसे हैं जहां ये आंशिक रूप से लागू होता है। कौन कौन से हैं? सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर। पीराइज कानून का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार करने के लिए पेशा कानून 1996 लाया गया था। दिलीप सिंह भूरिया समिति 1994 में इसके लिए अनुशंसा करती है, तथा यह 3 जिले में बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़ में पूर्ण रूप से लागू होते हैं, तथा 5 जिलों में आंशिक रूप से लागू किए जाते हैं, सिरोही, पाली, राजसमंद व चित्तौड़गढ़। ठीक है, मैप के माध्यम से बताओ, जल्दी याद हो जाएगा। 3 जिले तो ये बांसवाड़ा, सॉरी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। सिरोही, सिरोही के बगल में पाली, पाली के बगल में राजसमंद, राजसमंद के नीचे उदयपुर और उदयपुर के बगल में कौन? चित्तौड़गढ़। ये 8 जिले ऐसे हैं जहां पर ये पेशा कानून 1996 लागू किया गया था, तथा इसकी जो नोडल एजेंसी, मतलब इस कानून को क्रियान्वयन कौन करवाता है, तो कौन सा विभाग है? पंचायती राज जो विभाग है राजस्थान सरकार का। पंचायती राज विभाग जो इसकी नोडल एजेंसी है, पूछेगा पेशा कानून की नोडल एजेंसी कौन है? पंचायती राज विभाग है। मतलब क्या है कि इस कानून को सही तरह से इसका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कौन देखता है? पंचायती राज विभाग देखता है। कितने? 3 जिलों में पूर्ण रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। 5 जिले जैसे सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर। तथा इसको कानून को संशोधन करके इसे 2011 में लाया गया। राजस्थान पेशा एक्ट 2011, जिसका क्रियान्वयन 2 नवंबर 2011 में किया गया था। इसमें जो कुछ सिफारिशें थी, मतलब जो कुछ सिफारिश नहीं बनी, मतलब कुछ प्रावधान थे जो कि लागू किए गए थे।
कुछ प्रावधान जैसे संयुक्त बैठक का प्रावधान मैंने पहले भी लिखाया था आपको कि संयुक्त बैठक का प्रावधान कब से लाया गया 2011 से। वो 2011 किस माध्यम से? इसी के माध्यम से लाया गया था। मैंने ये बोला था कि एससी एसटी में महिलाओं की 50% भूमिका होनी चाहिए, एसटी एससी की 50% सॉरी महिलाओं की 33% भूमिका होनी चाहिए, एसटी एससी की 50% होनी चाहिए तथा 4 बैठकों का प्रावधान है राजस्थान में। वैसे ग्राम सभा की कितनी बैठकें होती है? 2, लेकिन राजस्थान में कितनी होती है? 4। वो कहाँ से लाई गई थी? इसी एक्ट से लाई गई थी। ठीक है? क्या थी? एक तो संयुक्त बैठक होगी, संयुक्त बैठक का प्रावधान था। एक, 4 बैठकें हुआ करेंगी। 4 बैठक कब-कब हुआ करेंगी? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 मई। ठीक है? वैसे अनिवार्य प्रावधान कितनी बैठकों का है? 2 बैठकों का। लेकिन राजस्थान में कितनी बैठकें होती हैं? 4 बैठकें होती हैं। कौन-कौन सी? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर तथा 1 मई। ठीक है? एसटी की लगभग 50% सीट आरक्षित की गई। एक शांति समिति का गठन किया जाएगा जिसमें महिलाओं का उपस्थिति 33% होनी चाहिए मिनिमम तथा एसटी की उपस्थिति कितनी होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए। कितनी? मिनिमम। ठीक है? राजस्थान पेशा एक्ट 2011 जो कि 2 नवंबर 2011 में होता है तथा इसका प्रावधान 4 थे। संयुक्त बैठक का प्रावधान था, 4 बैठकों का प्रावधान है। एसटी एसटी के लिए 50% सीटें आरक्षित किए जाएंगी। एक शांति बैठक का गठन किया जाएगा जिसमें महिलाएं 33% तथा एसटी के लिए 50% मिनिमम हुआ जाएगा। लास्ट अपना बचता है एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ये तीनों होते हैं ना, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, सरपंच, उप सरपंच, प्रधान या उप प्रधान, ये इनके सदस्यों को, इनको आपको हटाना है। तो इनके खिलाफ क्या लाया जाता है पता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। उसके थ्रू इनको आप हटा सकते हो, आप चाहो तो। कैसे हटा सकते हैं वो देखो। अविश्वास प्रस्ताव किन किन के खिलाफ लाया जा सकता है? देखो, पहली बात तो ये कि हम ऐसा कर सकते हैं। इस चीज का उल्लेख कहाँ पर है? तो पीआरआई एक्ट, मतलब पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 37 में इसका क्या है? प्रावधान है। ठीक है? अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं हम। किस किस के खिलाफ ला सकते हैं? प्लीज तुम यहाँ खुद लिख लोगे या मैं लिख देता हूँ? चलो। जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, उप प्रधान, सरपंच, उप सरपंच। मतलब ये है कि इन तीनों के खिलाफ खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है? क्या करना होगा उसके लिए? पहली बात तो जो भी जितने भी सदस्य हैं उसे हम 3 भागों में बांटे। तो प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 सदस्यों के क्या होने चाहिए? अनुमोदन होना चाहिए। मतलब एक 100 लोग हैं, उसका मैं 1/3 लूँ तो 33.33, और उसको पास कराने के लिए लगभग 3/4 लोगों का क्या होना चाहिए? अनुमोदन होना चाहिए। मतलब मांग पारित होनी चाहिए। ठीक है? प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 सदस्यों का सिग्नेचर या अनुमति, और हटाने के लिए 3/4 सदस्यों का होना चाहिए। ये मैंने इसलिए ग्राफ के माध्यम से बताया, याद हो, कंफ्यूजन हो जाता है कि 1/3 3/4 क्या, कब क्या था वो था।
अब देखो 5 साल के लिए इनका गठन होता है, 5 साल के लिए इनका गठन होता है, 1, 2, 3, 4, ठीक है? 1 साल हो गई, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल और पाँचवीं साल। अविश्वास प्रस्ताव पहली साल नहीं लाया जा सकता, दूसरी साल नहीं लाया जा सकता, पांचवी साल नहीं लाया जा सकता, सिर्फ तीसरी साल और चौथी साल में लाया जा सकता है। और एक बार अगर मैं प्रस्ताव लाया और वो पारित नहीं हुआ, तो मैं उस साल वापस प्रस्ताव नहीं ला सकता, ठीक है? मतलब कि प्रस्ताव कितनी बार आ सकते हैं? मात्र 2 बार प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, ठीक है? पहली साल नहीं ला सकते हम, दूसरी साल नहीं ला सकते, पाँचवीं साल नहीं ला सकते, तीसरी या चौथी साल ला सकते हैं। लेकिन अगर हम एक बार लाते हैं और वो पारित नहीं होता है, तो हम उस साल वापस प्रस्ताव नहीं ला सकते, अगले साल लाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रस्ताव कितनी बार आ सकता है टोटल एक कार्यकाल के दौरान? 2 बार आ सकता है, ठीक है? अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख TRI संस्था के एक्ट 1994 की धारा 37 में इसका प्रावधान है। किन-किन के खिलाफ आता है? तो इन 6 लोगों के खिलाफ प्रस्ताव आता है। लाने के लिए 1/3 सदस्यों की सिग्नेचर की आवश्यकता, मतलब अनुमति की आवश्यकता, तथा पारित करने के लिए 3/4 सदस्यों की अनुमति की आवश्यकता होती है। पहली साल वाला पहली साल, दूसरी साल व पाँचवीं साल कोई भी प्रस्ताव नहीं ला सकता। तीसरी साल और चौथी साल ला सकते हैं, लेकिन एक बार लाया और पारित नहीं हुआ, उस साल प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पर पंचायती राज संस्थान हमारे खत्म होते हैं। अगला टॉपिक हम नगरीय निकाय है, लेकिन मैं नगरीय निकाय को बाद में पढ़ाऊँगा, पहले राज्यपाल पढ़ाऊँगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और आप पढ़ाई करते रहें। मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चले। धन्यवाद।